मान लो आपके पास केवल 300 दिन का खाना है और आपको वो खाना 550 दिन तक चलाना है। आप एक ऐसे प्लेनेट पे फंसे हो जहाँ पे आपके अलावा कोई भी नहीं है। बिना सूट के बाहर गए तो मर जाओगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कभी भी खराब हो सकता है। रेत के तूफान इस प्लेनेट पे बहुत कॉमन है और आपको बचाने के लिए जो लोग आने वाले हैं उन्हें 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। तो क्या आप एक ऐसे प्लेनेट पे सरवाइव कर पाओगे? तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है ये मूवी जिसका नाम है द मार्शियन। तो अब मैं आपको ये मूवी बताने वाला हूँ और अगर आपको ये मूवी खुद देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं और इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मूवी शुरू होती है 6 एस्ट्रोनॉट से जो कि मार्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी नासा की तरफ से एक वार्निंग आती है कि एक तूफान बहुत तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है और उन्हें अभी वहाँ से निकलना होगा। जब वो सभी लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी एक सिग्नल एंटेना टूट जाता है और वो एक एस्ट्रोनॉट के आके बहुत तेजी से लगता है, जिससे कि वो एस्ट्रोनॉट बहुत दूर जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाकी एस्ट्रोनॉट उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। उन्हें लग रहा था कि वो मर चुका है और तूफान की वजह से उनका रॉकेट भी काफी टेढ़ा होने लगा था। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता सिवाय वहाँ से निकलने के और वो उस एस्ट्रोनॉट को वहीं छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। तूफान रुकने के बाद हमें पता लगता है कि वो एस्ट्रोनॉट अभी जिंदा है, लेकिन उस एंटीने के टुकड़े से उसे बहुत चोट लगी होती है। उसका एक पार्ट उसके पेट में काफी अंदर तक घुस जाता है। वो उसे अपने पेट से काफी सावधानी से निकालता है जैसा कि उसे ट्रेनिंग दी गई होती है। वो उस जगह पर कुछ इंजेक्शंस लगाता है और वहाँ पे स्टेपल्स लगा देता है। आगे हम देखते हैं कि उस एस्ट्रोनॉट का नाम होता है मार्क वॉटनी। वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में बताता है कि सोल 18 वाले दिन वो नहीं मरा होता है। जैसे हमारी धरती पे जब एक रोटेशन पूरा होता है उसे हम कहते हैं एक दिन, और वैसे ही जब मार्स पे पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं सोल। तो सोल 18 वाले दिन मार्क वॉटनी नहीं मरा होता है और उसके पास नासा से कांटेक्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। वॉटनी पूरे टाइम यही सोचता रहता है कि वो यहाँ पे सरवाइव कैसे करेगा, वो भी पूरे 2 साल। तभी वॉटनी अपने खाने के स्टॉक को चेक करता है जो कि ज्यादा से ज्यादा 300 दिन ही चल सकता है। उसे वहाँ पे कुछ आलू भी मिलते हैं और किस्मत से मार्क वॉटनी एक बोटेनिस्ट है। एक बोटेनिस्ट वो होता है जो कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। तभी उसे एक आइडिया आता है क्यों ना वो मार्स पे ही आलू उगाए। वो आलू उगाने की तैयारी में लग जाता है और बाहर से रेत लाता है और ह्यूमन वेस्ट लाता है, यानी कि अपनी खुद की करी हुई पोटी। वो उसमें पानी मिलाता है और उससे खाद बनाता है और एक एक करके सारे आलू उसमें बो देता है। लेकिन अभी भी उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम होती है पानी की। इतनी सारी फसल उगाने के लिए उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो वो एक अपना देसी जुगाड़ बनाता है। वो किसी तरीके के रॉकेट फ्यूल को जला के उसमें से वाटर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो पहले फेल हो जाता है और वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन दूसरी बारी वो उसमें कामयाब हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नासा वालों को सैटेलाइट फोटोज से ये पता लग जाता है कि मार्क वॉटनी अभी जिंदा है। फोटोज से ये पता लग रहा होता है कि सोलर पैनल्स को क्लीन करा गया है और रोवर को भी वहाँ से हिलाया गया है। अब मार्क वॉटनी थोड़े दूर की सोचता है। उसे पता है कि जब भी नासा वाले आएंगे वो इस साइड से 3200 किलोमीटर दूर आएंगे और उसके लिए उसे अपना रोवर रेडी रखना पड़ेगा। वो अपने रोवर को टेस्ट करता है और उसकी बैटरी लाइफ को बढ़ा देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही वो अपने रोवर का हीटर चालू करता है उसकी काफी सारी बैटरी उसी में यूज हो जाती है। तो वो उसका एक जुगाड़ निकालता है। वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप को अच्छे से कवर करके अपने रोवर के अंदर रख लेता है, जिससे उसे गर्मी मिलती रहेगी और उसे हीटर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नासा वाले अपनी टीम को ऑर्डर दे देते हैं कि जल्दी से जल्दी एक रॉकेट को रेडी करो ताकि मार्क वॉटनी पे जल्दी से जल्दी खाने पीने का सामान पहुंचाया जाए। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि मार्क वॉटनी के आलू अब उगने लग गए हैं, जिससे कि उसके पास अब थोड़े और दिन के लिए खाना हो जाता है। और तभी उसे नासा से कांटेक्ट करने के लिए एक आइडिया आ जाता है और वो है पाथफाइंडर। नासा ने उसे 1970 में भेजा था जो कि अब आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। वॉटनी वहाँ पे जाता है, पाथफाइंडर को निकाल के लाता है और उसे ठीक करता है। वॉटनी नासा वालों को एक इमेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम मेरा सिग्नल देख सकते हो। नासा जवाब में कैमरे को यस की तरफ मोड़ देते हैं, जिसे देख के वॉटनी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो इतनी सारी बातचीत केवल यस नो में नहीं कर सकता था। तभी वो एक सॉल्यूशन निकालता है, आस्काई टेबल। वो कैमरे के चारों ओर आस्काई टेबल के कैरेक्टर्स लगा देता है और नासा वाले उसे सिग्नल भेजते हैं और वो मैसेज को पढ़ सकता है। इसके बाद नासा वाले उसे कहते हैं कि तुम रोवर को हैक कर लो, जिससे कि डायरेक्ट हम तुम्हें मैसेज भेज सकते हैं और तुम भी हमें मैसेज भेज सकते हो। वॉटनी ऐसा ही करता है और वो रोवर को हैक करने में कामयाब हो जाता है। तभी नासा
नासा वाले वॉटनी को एक मैसेज भेजते हैं, मार्क तुम कैसे हो, हम तुम्हें सोल 54 से देख रहे हैं और तुम्हारे लिए जल्दी से जल्दी सप्लाईज भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। मार्क उनसे पूछता है कि क्रू ने आखिर क्या बोला जब तुमने उन्हें ये बताया कि मैं जिंदा हूँ। नासा मैसेज करता है कि हमने उन्हें अभी तक नहीं बताया क्योंकि उन्हें अपने मिशन पर कंसंट्रेट करना है। ये सुन के वॉटनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें गाली सुनाने लग जाता है। तभी नासा वाले क्रू को सब कुछ बता देते हैं कि वॉटनी अभी जिंदा है। ये सुन के सारे क्रू वाले काफी दुखी हो जाते हैं। नासा की कैलकुलेशन के हिसाब से रॉकेट सोल 868 तक मार्स पे पहुंच जाएगा और वॉटनी के पास 900 दिन का खाना है, मतलब सब कुछ सही से हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वॉटनी की हैब में एक धमाका हो जाता है जिससे कि उसका हेलमेट टूट जाता है। उसकी ऑक्सीजन बहुत तेजी से कम हो रही होती है, लेकिन तभी वॉटनी अपना दिमाग लगाता है और अपने हेलमेट को एक टेप से कवर कर देता है। उस धमाके से उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे अब उसके पास खाने की काफी कमी है। नासा वालों को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वॉटनी को कहते हैं कि तुम्हें खाना और कम करना पड़ेगा ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाओ। वही हम देखते हैं कि नासा वालों का रॉकेट अब रेडी हो चुका है। रॉकेट लॉन्च होता है और सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी रॉकेट में एक फॉल्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। अब नासा के पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं बचा है जिससे कि वो वॉटनी को टाइम पे बचा पाए। तभी नासा का एक एम्प्लॉई एक सॉल्यूशन लाता है कि क्यों ना हम हर्मीस के क्रू को ही वापस मार्स पे सेंड कर दे। वो अभी अर्थ की तरफ आ रहे हैं और हम उन्हें अर्थ पे लैंड करने के बजाय अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके उनकी स्पीड और बढ़ा देंगे, जिससे कि वो वॉटनी के पास टाइम पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही हर्मीस के क्रू को ये बात पता लगती है, वो तुरंत इस मिशन के लिए हाँ कर देते हैं। वो अर्थ से जरूरी सप्लाईज लेते हैं और मार्स की तरफ जल्दी से जल्दी निकल पड़ते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि वॉटनी काफी पतला हो चुका है और सारा सामान लेके उस जगह के लिए निकल पड़ता है जहाँ से उसे रॉकेट में जाना था। कई दिन के सफर के बाद रुकते रुकते धीरे धीरे मार्क वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। जिस रॉकेट में वॉटनी को जाना था, उस रॉकेट को डिजाइन करा गया था कि वो मार्स के लो ऑर्बिट में ही रहे, वो उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। इसलिए नासा वाले वॉटनी को कहते हैं कि तुम्हें उसके बहुत सारे पार्ट निकालने होंगे, जिससे कि उसका वजन कम हो जाएगा और तुम ज्यादा से ज्यादा हाइट पकड़ पाओगे। सारा बेकार का सामान निकालने के बाद वॉटनी रॉकेट को एक पैराशूट से कवर कर देता है और अब आता है लॉन्च का दिन। सोल 561 वॉटनी अपनी लास्ट मील खाता है और रॉकेट में बैठ जाता है। इस मिशन को केवल नासा ही नहीं, अब पूरी दुनिया देख रही थी। जब क्रू वॉटनी से बात करता है तो वॉटनी इमोशनल हो जाता है। रॉकेट बहुत तेजी से लॉन्च होता है जिससे कि वॉटनी बेहोश हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट काफी कम थी। हर्मीस का क्रू किसी तरीके से हाइट को तो कम कर लेता है, लेकिन अब वॉटनी को पकड़ने की स्पीड 42 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। वही थोड़ी देर बाद वॉटनी को होश आ जाता है और कमांडर उसे सारी बात बताती है कि हमारी पकड़ने की स्पीड 42 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो कि बहुत ज्यादा है। वॉटनी बोलता है, कमांडर क्यों ना मैं अपने सूट पे एक छेद कर लूं, जिससे कि मैं सूट से बाहर निकलने वाली हवा को एक थ्रस्टर की तरह यूज कर पाऊंगा और आपके पास आ जाऊंगा। इस चीज को सुन के कमांडर को एक आइडिया आता है, क्यों ना हम हर्मीस के एक पार्ट को बॉम्ब से उड़ा दे, जिससे कि हमारी स्पीड काफी स्लो हो जाएगी और हम वॉटनी को पकड़ पाएंगे। वो बॉम्ब बनाते हैं और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और स्पीड जो कि 42 मीटर प्रति सेकंड थी, वो अब केवल 12 मीटर प्रति सेकंड है। कमांडर अब वॉटनी को देख सकती थी। वो वॉटनी के पास जाती है, लेकिन अभी भी डिस्टेंस काफी ज्यादा था, वो वॉटनी के पास नहीं जा पाती है। तभी वॉटनी अपने सूट में एक छेद कर लेता है और कमांडर के पास आने लगता है। पहली बारी में कमांडर उसे नहीं पकड़ पाती है, लेकिन किसी तरीके से वॉटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और काफी दिक्कतों के बाद आखिरकार कमांडर वॉटनी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही ये बात नासा को पता लगती है, वो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। सारा क्रू अब बहुत खुश था। अपने एक मेंबर को काफी टाइम के बाद वो सब देख रहे थे, तो वो सब भी काफी खुश हो जाते हैं। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि वॉटनी अब एक टीचर बन चुका है और नासा के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। तो इसी तरीके से खत्म होती है हमारी ये कहानी। अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाओगे तो आप क्या करोगे? कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी।